दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं और इस वक्त नवाज शरीफ जद्दा सऊदी अरब में मौजूद हैं और आज रात नवाज शरीफ दुबई के लिए रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उनकी वापसी की तैयारियों के लिए PMLN की मरकजी क़यादत पूरी तरह एक्टिव है और कारकुनों को भी ज़ाहिर है मुतहरिक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नवाज शरीफ के इस्तकबाल में इकट्ठा करने के लिए बिरयानी, मोटरसाइकिल के बाद जन्नत के टिकट्स की भी फ़ख्रिया पेशकश की जा रही है। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं को एक पेज पर करने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीफ ऑर्गेनाइज़र नून लीग मरियम नवाज साहिबा ताजिर बरादरी को नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने पर मईशत की बहाली और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने की भी यकीन दहानियाँ करा रही हैं। नाज़रीन, PMLN के बड़े कायद नवाज शरीफ की कानूनी पेचीदगियों को कम करने के लिए PMLN की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की है और पूछा गया कि अभी मुलजिम का स्टेटस क्या है, नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, जिस पर नून लीग की कानूनी टीम के अहम रुकन हैं साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जिन्होंने बताया कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रहे हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़ था कि अगर कोई मुल्ज़िम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं, जो कि नैब का बड़ा अहम रिमार्क्स है। नज़रिया आ रहा है कि PMLN के बड़े कायद नवाज शरीफ की वापसी दिन ब दिन बड़ी मजबूत हो रही है और नवाज शरीफ 2023 में तीसरी दफ़ा 4 साल की जलावतनी काटने के बाद चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने की नीयत से आ रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब किया है। 16 माह की हुकूमत ने एक चीज़ साबित कर दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इंतखाबात को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, बार बार इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती होगी, ये उन्होंने कहा। इस सारी सूरत हाल में नाज़रीन जो अहम सवालात पैदा होते हैं और जो हम बार बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये सवाल उठाते भी रहे हैं, क्या नवाज लीग कानूनी मुश्किलात के बाद की जो नून लीग की और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की सियासी मुश्किलात भी कम होंगी, क्या नून लीग अवाम में अपनी खोई साख बहाल कर पाएगी, कबूलियत के बाद मकबूलियत हासिल करने के लिए नून लीग के लिए कितने बड़े चैलेंजेस हैं, और सबसे अहम क्या नवाज शरीफ की वापसी वक्त पर इंतखाबात की राह हमवार करेगी। और आज का जो हमारा सबसे बड़ा है, क्या नून लीग इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने को तैयार है। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि बड़े कम दिन रह गए हैं आपके बड़े कायद वापस आने, आप पूरी तैयारियाँ हैं, आप कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इबहाम है क्या वो नहीं आएंगे। आपके ख्याल में क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं नून लीग इलेक्शन में जाने के लिए? और जिस तरह अभी आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी सुना, कुछ उन्होंने भी एतराज़ात उठाए हैं, उन्होंने कहा कि अब पता चल गया जी लंदन से हुकूमत नहीं चलाई जा सकती, और वो ये भी कह रहे थे कि एक ही शख्स के लिए इंतखाबात को आगे किया गया। आपके ख्याल में कानूनी पेचीदगियों को मद्देनजर रखते हुए कितनी तैयारी में है नून लीग, और आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप नून लीग का इंतखाबात को मद्देनजर रखकर? एक तो आपने मेरा दिल दुखाया ये कह के कि थोड़े दिन रह गए हैं। अच्छा। जब इंतजार बंदा कर रहा हो ना, एक एक घड़ी मुश्किल होती है, एक एक लम्हा अजाब बना होता है, और आप कह रही है थोड़े से दिन रह गए। अभी आज 18 तारीख हुई है, 21 तारीख को आना है मेरे कायद ने। बस इंतजार की घड़ी ऐसे लंबी लगती है मेरे लिए तो बहुत दूर लग रहा है ना 21 अक्टूबर के, वो मैं कहता हूँ जल्दी से आए। बहरहाल नून लीग क्या करेगी, क्लीन स्वीप करेगी नहीं करेगी, इलेक्शन टाइम पे होंगे नहीं होंगे, ये बात के सवाल आते हैं। असल बात यह है कि मेरे कायद से ज्यादा इस मुल्क में लकी कोई नहीं रहा। मतलब कायद आराम से डील करके चले जाते हैं और फिर ये तासुर दिया जाता है कि नहीं वो तो हम कि जी बीमारी थी और ये इन्होंने भेज दिया, गवर्नमेंट ने भेज दिया, वो ब्लेम भी उस पर जिस हुकूमत ने भेज दिया कि जी वो देखें कायद तो शायद जाना नहीं चाह रहे थे, इन्होंने पता नहीं ज़बरदस्ती उनके वो टेस्ट वेस्ट कराए, रिपोर्ट्स बनवाई और कायद को इन्होंने कहा कि जी आप चले जाओ। मतलब इसी तरह जिस तरह का तासुर देती है नून लीग, और इनके जो चाहने वाले हैं वो यही देते हैं ना कि शायद उस हुकूमत ने जबर, हालांकि अदालत में आज भी वही पेश किया गया कि जी वो तो कभी अदालत का हमेशा एहतराम करते हैं, चूंकि बीमार थे वो इसलिए हाजिर नहीं हो सके। अब कोई बायोमेट्रिक की बात भी नहीं कर रहा कि जी बायोमेट्रिक मस्ट है वरना रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से टाइम बार्ड हो कोई केस, उसमें भी कायद को रिलीफ मिल जाता है। इस मुल्क की तारीख में सिर्फ एक ही बार असम्बली तोड़ने के बाद बहाल हुई,
वो भी मेरे कायद के हक में हुई। बहरहाल उसके बाद नहीं चल सकी असेंबली, अलग बात है। आज भी जो बिलावल बात कर रहे थे, तासुर यही दिया जा रहा है कि कायद पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं, रेड कारपेट बिछाया जाएगा उनके लिए। अदालत उससे पहले उनको रिलीफ दे चुकी होगी। वो जो कह रहे हैं इंसाफ, तलाल चौधरी साहब आप मुझे सुनवा रही थी, जी जी, ये रिलीफ नहीं तो इससे बड़ा और रिलीफ क्या हो सकता है? मतलब एक बड़ा लीडर वो वहां से अनाउंस करके आता है कि यार मैं सीधा रिलीफ नहीं है, कंपनसेट कर रहे हैं ना, मतलब जो उन्होंने ज्यादती की पहले, और ज्यादती तो सिर्फ उनके साथ ही हुई ना, और किसी के साथ चूंकि हुई नहीं। यहाँ एक बड़ा लीडर जो जिसने लीड करना हो वो ऐलान करके आता है वहां से कि मैं सीधा जेल जाऊंगा भाई, उसके बाद रिलीफ लूंगा। लेकिन कायद चूंकि इस चीज के कायल नहीं है, उन्हें लगता है कि शायद जेल गए तो कोई उनकी वीकनेस शो होगी कि मैं बहुत वीक हो गया हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जी जी, जिस तरह से वो प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं, और माशाल्लाह दुबई से जो जहाज भर के अल्लाह के फजल से उन्होंने आना है, हमारे बेशुमार दोस्त भी होंगे उसमें, अपने आमिर असाना साहब भी होंगे उसमें, और वो इस तरह से आके वो लैंड करेंगे और उसके बाद उनका प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा। तो ये तो बिलावल बात तो ठीक कर रहे हैं कि लग ऐसे ही रहा है कि क्लीन स्वीप, क्या पता नहीं कौन कौन सी स्वीप उनको मिल जाएगी। वो जैसे ही वो आएंगे और इलेक्शन कराएंगे, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में होगा जो इस वक्त तक तासुर बन रहा है उनके आने से। सही। आमिर साहब आप फिर दुबई में मौजूद हैं, आप प्रोटोकॉल के साथ लेकर आ रहे हैं कायद, बड़े कायद जो हैं अयाज साहब के, नवाज शरीफ साहब को वापस, तो क्या हालात क्या लग रहे हैं? कानूनी तौर पर भी जाहिर है, पॉलिटिकली भी, अब वो आएंगे जलसागाह सीधा जाएंगे, हिफाजती जमानत उनकी पहले होगी, क्या सिनेरियो बनने जा रहा है आमिर साहब? देखें, वो आज रात या कल सुबह दुबई पहुंच रहे हैं और जाहिर है एक तारीखी इवेंट होने वाला है, तो उसको कवर करने के लिए मैं भी पहुंच गया हूँ और जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, पहुंच भी गए हैं। तो हमारा तो काम ही यही है कि एक इवेंट को देखा जाए, हिस्ट्री बन रही है। आपको पता है इस पाकिस्तान में फकीदुल मिसाल सजा सिर्फ नवाज शरीफ को दी गई ब्लैक लॉ डिक्शनरी से। पाकिस्तान का कोई कानून उनको सजा देने के काबिल नहीं रहा था, लेकिन चूंकि तय कर लिया गया था कि इमरान खान प्रोजेक्ट को लाना है और लाडले को लाना है और हर सूरत में लाना है, लिहाजा सजा तो नवाज शरीफ को देनी है। और ये सजा ऐसी थी कि इंडिया ने 1 साल पहले लिख दिया था एक जरीदे में कि अगले साल पाकिस्तान की अदलिया से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिलवा दिया जाएगा। दिलवा दिया जी, हो गया प्रोजेक्ट पूरा। और उसके लिए अकामा ढूंढा पनामा में से, और पनामा में से अकामा ढूंढने के बाद ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया। पाकिस्तान के किसी कानून, CRPC, कोई चीज नहीं मिली। आपको पता है ना कि यहाँ पे तो 25 मई को एक जलसे के लिए एक बेंच बैठा और उसने कहा 3 घंटे में IG इस्लामाबाद जलसे के इंतजाम करें। आपको पता है ना, भूले तो नहीं, वो पुरानी यादाश्त तो नहीं है ना, 4-5 साल पुरानी बात हो तो चले, नवाज शरीफ भी भूल गए हम। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था, फिर जब वो दरख्त जलाए गए तो उन्होंने कहा नहीं वो आंसू गैस से बचने के लिए थे। फिर उनसे पूछा गया जनाब आपका मैसेज पहुंच गया था उनको सुप्रीम कोर्ट का कि आपने घेराव जलाओ नहीं करना, तो उन्होंने कहा नहीं शायद उन तक ना पहुंची हो। असद उमर तक तो पहुंची कंटेनर पे आवाज कि नहीं, वहाँ वो थे जैमर थे, आपको पता है ना जैमर थे। और फिर वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट मंगवाई गई कि खान साहब ने कितने टेलीफोन वहां रिसीव किए, तो उस रिपोर्ट के बाद से आज तक खामोशी है। मतलब मुख्तलिफ केसेस है ना जिनको दोबारा सुनना ही नहीं है, क्योंकि वहां फिर वो खुल जाता कि हमने तो जलसे के इंतजाम करने के लिए ऑर्डर दिए थे, वो मैंने नहीं दिए थे दुआ, ना हमारे किसी पैनल में से किसी ने थे। ये फकीदुल मिसाल काम होते हैं पाकिस्तान में, जब आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो फिर होता है। अब जिस शख्स को सजाएं दी गई और वो अपने आप को कानून के हवाले करना चाह रहा है, और सजाएं क्या है, वो हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, खुद सब चीजें लॉन्च करने वाले भी बता चुके और हालात वाकयात ने। अरशद मलिक वाला केस आप बताएं कि वो वीडियो फॉरेंसिक यूके में हुई और एक चैनल को सजा हो गई कि ये वीडियो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जैसे बहिश्ती ज़बर में मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो पुलिस रात की मंजिलें लिखी है ना, उस तरह की मंजिलें लिखी कि फॉरेंसिक के लिए ये चीजें चाहिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि आप पूरा कर ही नहीं सकते उस मसले को। तो उनके लिए सजाएं भी फकीदुल मिसाल थी। तो अब अगर वो आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं, तो फिर क्या मजाक है? एक शख्स पाकिस्तान के कानून में आ रहा है ना, पेश हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, तो जमानत हो जाएगी। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी याद होगा आपको कहा था कि एक स्यापा ग्रुप सरगर्म हो जाएगा जैसे ही जमानत होगी। तो मुझे बड़ी तवक्को है कल से ये ठीक ठाक धंधा शुरू होगा। आए अल्लाह जी मर गए टुर गए, इस मुल्क का कानून चला गया, लेकिन वो कोई नहीं बताएगा कि इस मुल्क के कानून के बगैर उनको सजा दी गई थी। ठीक है जी। और बाकायदा मॉनिटरिंग जज बजाय इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन थी एहतसाब अदालत को मॉनिटर करने की, सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज को लगा दिया गया। तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
उठा के फारूक, जस्टिस आमिर फारूक के साथ बेंच ने उसको फारिग कर दिया कि ये सजा बनती नहीं है कि कोई पेपर मरियम नवाज के खिलाफ नहीं है। फिर उन्होंने आखिर में पूछा कोई नवाज शरीफ के खिलाफ भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सजा और केस इतना ही है। अब आप देख लें इसको कि क्या बचा है इस केस में। जी फैसल साहब हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। फैसल साहब, जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो छोड़ी गई, कमियां जिस पर आप नून लीग कहती है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई, और फिर जिस तरह के मामलात चले वो आपके सामने हैं। अब हम कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए भी ये मकाफात अमल है, फिर अपनी गलतियों को ठीक नहीं करते हैं, दोबारा से वही फिर पावर में आते हैं तो वो गलतियां जो पहले कह रहे होते हैं ये गलतियां हैं, वही गलतियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, क्लीन स्वीप करेगी नून लीग? ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि नून लीग ने जो अपना वोट बैंक लॉस कर दिया, ख़ास तौर पर ये जो PDM का दौर था, तो आपको लगता है ये दोबारा से हम देखेंगे, क्योंकि वो खुद भी इज़हार कर चुके हैं चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का? बात ये है कि जब तहरीक में इत्तेमाद जो है वो कामयाब हो गई, तो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, हल्फ उठाने से एक दिन पहले या 2 दिन पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में याद साहब को याद होगा ये वाक़या, उनसे एक साथी ने सवाल पूछा कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिक थे और जिस तरह इनको नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही हंसते हुए जवाब दिया था कि आप मुझे उन लोगों से लड़वाना चाहते हैं, मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। ये तारीखी जवाब था। ये अगर इनके साथ इतनी जाती नीति, और इससे हम डिबेट भी नहीं करते कि जो कुछ हो रहा था उनको नजर आ रहा था किसी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हो रहा है ना, तो इस डिबेट में हम पढ़ते नहीं कि सही हो रहा था या गलत हो रहा था। हम तो नून लीग के मौक़िफ़ की बात करते हैं कि नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि ये सब कुछ जो है एक प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हो रहा है, और काफी हद तक उसकी बात में बदल भी था। इन्होंने 14 महीने में खुद कौन कौन से ऐसे इक़दाम किए जिससे साबित हो सके कि नून लीग के साथ जो जिस कानून की आमिर रियाज साहब बात कर रहे हैं, उसके तहत जो सजा हुई या ज्यादतियां हुई, उसके अगाने के इक़दाम के कुछ एक कदम बता दें। इन्होंने कौन से जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजे, उस प्रोजेक्ट के जो खालिक थे उनके खिलाफ जो इन्होंने क्या बात की, उस प्रोजेक्ट के खालिकों के खिलाफ आज तक ये तय नहीं कर पाएगा हमें अपना बयानिया बनाना है, उसमें लोगों का तस्करा करना या नहीं करना। सही। तो वो पार्टी खुद अपना केस करने की दम न रखती हो, जो लीडरशिप जो है अपने असल मुखालफी को जो समझती है कि इसी वजह से हमें मावराए आइन, मावराए कानून, मावराए अदालत जो है हमारे खिलाफ इल्जाम किए गए, उनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। तो अब उसके लिए हम और आप बैठ के जंग क्या फायदा है? अगर कोशिश भी करनी चाहिए या हमें मसला उस लीडरशिप को देना चाहिए कि भाई हम आपके लिए दो इतने कदम आगे जाके लड़ रहे, कुछ दूंगे आप भी बोल लो, कोई अमली कदम आप भी उठा लो, कोई बात आप भी कर लो, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे। आमिर साहब की बात से मैं नहीं कह रहा गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आमिर साहब ये कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त बात है, इसको डिबेट ही नहीं करते। 100% नून लीग ने क्या किया, कुछ काम किया उसके वो बताएं। बात ये है कि आपको ये सवाल जो है ना कि नून लीग आवाम में कोई भी खास को बहाल करने में कामयाब हो जाएगी, सवाल भी नहीं। अच्छा होना चाहिए ना, सवाल भी होना चाहिए था क्या एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा नून लीग को जो है कबूल कर लिया? ठीक है, ये जो है ना प्रॉपर जवाब है। इस सवाल में आपको ना कसम जो है ना वो जवाब मिल जाएगा। 2018 से लिए प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो प्रोजेक्ट था ना आज 2030 में 2024 में भी वही प्रोजेक्ट जो है ना किसी और शक्ल में जो है दोबारा होने जा रहा है। तो ये चीज भी गलत है। अगर उस वक्त जो कुछ हो रहा था वो गलत था, तो आज जो कुछ हो रहा है ये भी उतना ही गलत है। ठीक है फैसल साहब। नहीं, फैसल कह रहे हैं कि नून लीग ने कुछ नहीं किया। यार इस दफा 12 अक्टूबर ही नहीं आया इस मुल्क में, आप कमाल कर रहे हो, इससे ज्यादा नून लीग क्या कर सकती थी? नवीद साहब। दुआ मेरे ख्याल में लाडला बदल गया। 2018 में एक लाडला था और अब जो 2023 है उसमें एक दूसरा लाडला हम देख रहे हैं। उस वक्त जो है जिस तरह का इलेक्शन हुआ था और हमने 3.5 साल जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी उस इलेक्शन के नतीजे में, जिसको बिलावल जो है वो सिलेक्शन कहते रहे, जिसमें जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म को जो है वो लाडला कहा जाता रहा। अभी जो है अभी एक नया लाडला सामने आ गया जो कि पहले भी लाडला रहा। वो माजी के जो इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं वो उसी बुनियाद पर लड़े थे कि वो लाडला था।
तो अभी बात ये कि सवाल ये कि जी क्या क्लीन स्वीप कर पाएगी। मैं तो ये कहूँगा कि किस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि वो क्लीन स्वीप कर पाएगी। पहले नून लीग का जो बयानिया था उसके ऊपर हम भी और आप भी और सारा मीडिया जो है ये कह रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ही जीदार जो है लीडर बन के उभरे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, वो सिटिंग जजेस के जो है वो नाम ले रहे हैं। तो वो बयानिया था जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन उसके बाद जो देखें, जो उन्होंने वो बयानिया जो है कुर्बान करके और फिर जो है वो अपना कांधा दिया, जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सूरत में इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने के लिए था, अपना कांधा पेश किया उन लोगों को जिनके लिए मिसाक जमहूरियत में ये कहा गया था। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने ये बात जो है इसके ऊपर एग्री किया था कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को कांधा नहीं देंगे, और यही जो है इन्होंने फिर कांधा दिया। तो वो अपना नैरेटिव कुर्बान कर गए। अच्छा, उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट की कारकर्दगी रही, उस कारकर्दगी के नतीजे में क्या लोग इनको वोट देंगे, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अच्छा फिर तीसरी बात, अगर ये एज्यूम किया जाए, ये फर्ज किया जाए कि जी इनको सिंपैथी वोट मिलेगा, तो मेरे ख्याल में सिंपैथी वोट इस वक्त जो है वो इमरान खान को और पीटीआई को मिलेगा, वो नून लीग को किसी तरह से नहीं मिलेगा। और इस पूरी सूरत हाल में अगर नवाज शरीफ अगर वापस आ भी जाएं, अपनी पार्टी को लीड करें, इलेक्शन में हिस्सा लें और नून लीग जो है वो इलेक्शन जीत भी जाती है, तो जैसे पिछला लाडला था 2018 के इलेक्शन में कि 3.5 साल हमने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम देखा और हमने फिर उसके नतीजे में जो माशी अदम इस्तेहकाम आया वो देखा। तो अब ये नए लाडले की शक्ल में अगर इस लाडले को लाया जाएगा, क्योंकि जो कराइन है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो चीजें हैं वो नहीं नजर आ रही हैं इनके हक में, तो अगर लाडला बना के इसको हुकूमत दी जाएगी, फिर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखेंगे और फिर हम माशी अदम इस्तेहकाम मुल्क में देखेंगे। जी आमिर साहब जी। असल में ना वो क्लीन स्वीप पे मैं बात करना चाह रहा था कि मेरे सामने वो सवाल मौजूद नहीं था। जी जी। तो मैं प्रोग्राम के उस स्टार्ट के हिस्से में आया तो नहीं सुना था। लेकिन क्लीन स्वीप इस तरह नहीं हुआ करता जो बिलावल भुट्टो की चूंकि बात की, और बिलावल भुट्टो को क्लीन स्वीप सिंध में दिलवाया गया था और उनको पता था कि जीडीए उनके खिलाफ बनाई गई है, और फिर आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी मुश्किल से बैत करके और वापस लिया और फिर सिंध को क्लीन स्वीप किया और बहुत थोड़ी पीटीआई और आपको वहां पे एमक्यूएम नजर आई। नवाज शरीफ अगर आ रहे हैं और वो अदालतों से जब सजाएं खत्म हो जाएंगी और वो इलेक्शन लड़ते हैं या वो लड़ाते हैं, हर दो सूरतों में पीटीआई कट टू साइज हो चुकी हुई है उनके आने से पहले। अब आपको देखना ये होगा कि मैदान में मुकाबले पे कौन होगा। पीपल्स पार्टी जो ना पंजाब में है ना केपी में है, गायब है। इनके मुकाबले में आपको ये लगेगा कि शायद नवाज शरीफ क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जबकि वो अपना ही वोट बैंक वापस ले रहे होंगे, जिसको बकायदा एक प्रोग्राम बना के उस वक्त की अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। इसीलिए माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम आया कि आपने सही बुनियादों पे काम नहीं किया, बेड़ा गर्क किया मुल्क का, तभी तो सियासत से तौबा ताइब होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम पीछे हट गए हैं। यही बात थी कि भाई आप एक बंदे के ऊपर बैंक कर गए कि जी पता नहीं इसने क्या कर देना, तो पता लग गया कि उसने बुजदार निकाले, उसने महमूद निकाले और ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसों वाले निकाले। ये थी उसकी टोटल सियासी ब्रीड। ठीक है इलियास साहब, उस लाडले और इस लाडले में फिर क्या फर्क होगा? यही होगा लाडला था, ये मुश्किल लाडला है, बस इतना फर्क। देखिए ये लाडला हर वक्त में भी रहा कोई ना कोई, तो ये लाडले तो चेंज होते रहते हैं। लाडला है क्योंकि जब वो मुल्क से बाहर जाना चाहे तो आराम से चले जाता है, मुल्क में वापस आना चाहे आराम से आ जाता है। और ये देखिए सब यही इसी वजह से जिसको नहीं इस वक्त मिल रहा वो लाडला नहीं बन पा रहा, तो वो यही कहेगा मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। तो जाहिर है ये सूरत हाल की वजह से आप देखें कि ये जब मुल्क में चाहे जो सियासत में क्या होता है, आवाम को समझना चाहिए कि आवाम ये देखे कि इनके साथ क्या हो रहा है, कि कौन किस वक्त कौन लाडला बन जाता है। असल चाहिए कि आवाम का लाडला कौन है, सही है, तो वो उनका लाडला ना बने कि ये। तो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के लिए एक ऐसी हवा चली है। देखें आप जलसे भी हुए, उनके जलसों में आप देख लें, मरियम बीबी का जलसा हुआ, उसमें लोगों का रश था। तो जाहिर है इसको कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं हवा बनाई जा रही है। तो जाहिर है उसको एक ऐसा जो किया जा रहा है कि पंजाब में उनके मुकाबले में पीटीआई का साइज कट हो गया, ठीक है, पीपल्स पार्टी है नहीं है, दूसरी कोई जमात नहीं आती,
तो जाहिर है इसी तरह एक सिलसिला चलेगा, जिस तरह एक प्लानिंग करके किया जा रहा है, तो वो प्लानिंग बिल्कुल सामने आ गई। तो अब जाहिर है मियाँ साहब के लिए आने के लिए एक राह हमवार हो गई है। मियाँ साहब आ रहे हैं और बिल्कुल रेड कारपेट उनके लिए हो रहा है। बिल्कुल जैसे वो आएंगे और देखेंगे इधर जलसे करेंगे, उस वक्त पता चलेगा कि जलसा कितना कामयाब होता है, उसमें जलसे में लोग कितने आते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अब ये आवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या उनके साथ है। आवाम के लिए एक न्याय, ये एक, बल्कि ये माजी में भी इसी तरह होता रहा और अब फिर एक दफ़ा फिर दोबारा हो रहा है। तो लोग किस तरह वोट डालते हैं, किस तरह उनमें शऊर बिल्कुल क्या जी, जाहिर है ये तो इंतखाब के दिन में और ख़ास तौर पर जब वोट काउंट होगा पता चलेगा जी कौन क्लीन स्वीप कर रहा है और कौन नहीं। बहरहाल हम बात करें कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, ये भी सच है कि वो अपनी पार्टी का वो इस वक्त फेस हैं, क्योंकि जो 16 माह की कारकर्दगी थी ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसने तो मायूस किया। और जो वोट बैंक था नून लीग का, ज़ाहिर है परफॉर्मेंस जो होता है वो उसी वक्त हुकूमत वक्त का बयानिया होता है जो आप जाकर आगे सेल करते हो इंतखाबात में। अब देखना है कि नवाज शरीफ साहब क्या सेल करते हैं, क्या मंशूर होगा। अभी तो खैर वो वापस आएंगे, कानूनी पेचीदगियाँ उनकी मुंतज़िर हैं, अब वो ये सारे मरहले अबूर करेंगे और उसके बाद फिर नज़र आएगा कि वो किस तरह से आवाम में जाते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जाना। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा जो बड़ा सवाल होगा आज एक्सपर्ट्स के लिए वो ये होगा कि अमरीकी अफवाज की इसराइल में तैनाती। हम अब बुनियादी सवाल ये रखेंगे, क्या अमरीका खित्ते को फिर जंग की तरफ धकेल रहा है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमास का इसराइल पर हमले का 11वां दिन है और इंसानी तारीख का एक और बदतरीन अलमिया जन्म ले रहा है, जहाँ सियोनी दहशतगर्द रियासत की हैवानियत से अस्पताल, चर्च, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल कुछ भी महफूज नहीं है। वहाँ इन दहशतगर्दों की बमबारी से गज़ा के अस्पताल मलबे का ढेर बन चुके हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ इस हालिया बमबारी में 500 अफराद शहीद और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें तिब्बी अमला, मरीज़ और पनाह लिए आम शहरी शहीद हुए हैं। नाज़रीन, इस जंग में अब तक शहीदों की जो मजमूई तादाद है 3000 से तजावुज़ कर चुकी है और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। अंदेशा यह है कि सियोनी रियासत की इस दहशतगर्दी से 21वीं सदी का सबसे बड़ा सानिया जन्म ले सकता है। नाज़रीन, इस्लामी और आलमी बरादरी की बात करें तो आलमी रहनुमा और तंजीमें भी हालिया बमबारी की मजम्मत कर रही हैं। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। भारत में भी गज़ा के हक में मुजाहरा हुआ, जिस पर इंतहा पसंद मोदी की जो पुलिस है इंतहा पसंदी पर उतर आई, उसने मुजाहिरीन को पकड़ा। सऊदी अरब ने भी नाज़रीन इसराइली हमला घिनौना जुर्म करार दिया। अरब लीग की बात करें, ईरान, तुर्क सदर ने भी मजम्मत की है। नाज़रीन, जंग में मजीद वुसअत का खदशा भी है, जिसके पेश नज़र जद्दा में आज इस्लामी ममालिक एक बड़ी बैठक हो रही है और OIC की एग्जेक्टिव कमेटी के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है मजम्मत कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने गज़ा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया और आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानियों की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल होगी। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेगी। नाज़रीन, जो हमारा बुनियादी सवाल, अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह इसराइल मौजूद हैं। मुमकिना गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई से पहले 2000 अमरीकी फ़ौजियों के इसराइल में तैनाती के लिए तैयार रहने की भी उन्होंने हिदायत की है। नवीद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह अमरीका जो उनकी फ़ौजों की तैनाती है, दीगर ममालिक से भी ज़ाहिर है मजम्मती बयान आ रहे हैं। कैनेडा और भी जो यूरोपियन ममालिक हैं और जो इस्लामी ममालिक हैं, तमाम ज़ाहिर है ये एक ऐसा सानिया है जिस पर मुजम्मत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि इसको रोका जाए। जिस तरह की वहाँ पर इसराइल जो कहर ढा रहा है, ज़रूरत तो इस अमर की है नवीद साहब कि इसको रोकना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है, ये खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेला जा रहा है? दुआ, मैं इसको डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में अमेरिका जो इस वक्त कर रहा है, तो वो जो भी डिप्लोमेसी कर रहा है, आप इससे पहले देख रहे हैं US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो है वो भी आए, उन्होंने भी दौरा किया। फिर अमेरिकी सदर जो बाइडन भी आए, उन्होंने भी जो है वहाँ पे इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मेरे ख्याल में अमेरिका इस वक्त जो है ये इसको सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाह रहा है। डी एस्केलेट इन द सेंस कि अभी क्योंकि इजरायली जो अफवाज हैं वो गाज़ा के उसके बाहर खड़ी हैं और वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए जो है वो तैयार हैं। और हम पिछले 2-3 दिन से यही हमें एक खदशा था कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी तक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च नहीं हुआ। अभी ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च क्यों नहीं हुआ, इसमें आप देखें कि
लेबनान से हिजबुल्लाह ने ये कह रखा है कि अगर इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो हिजबुल्लाह जो है वो जंग में कूदेगा। अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदेगा तो ऑटोमेटिकली ईरान भी वहाँ से जंग में कूदेगा और उसके साथ साथ ये पूरा जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है आपका कि वहाँ से ईरान और फिर आपका सीरिया में बशर अल असद और फिर ये हमास और हिजबुल्लाह, ये पूरी ये एक सिचुएशन जो है वो फिर फर्दर एस्केलेट होगी और सिचुएशन जो है वो पूरे खित्ते को मेरे ख्याल में जो है वो अपनी लपेट में ले लेगी। इस वक्त अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों के हक में ये बात नहीं है कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर खित्ता इसकी लपेट में आएगा तो अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी जो कि इस वक्त इंटायरली अपने रिसोर्सेज और अपना जो वेपन्स का स्टॉक पाइल है वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं यूक्रेन की वॉर में अगेंस्ट रशिया, तो उनके हक में ये चीज़ नहीं है कि वो सिचुएशन एस्केलेट हो। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और दुआ में ये कहता चलूँ कि इजराइल को शय मिल रही है, इजराइल का कभी किसी ने जो है उस तरह से कन्फ्रंट किया नहीं जी। वो अभी भी आप देख लें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही है कि ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, अगर हमास ने कुछ किया भी उसका जवाब ये नहीं बनता था। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखें यूएन के राइट्स चीफ ने ये कहा है कि जिस तरह से गाजा के लोगों का बिजली पानी और गैस आपने बंद कर दी है, ये जो है ये एक इंसानी अलमिये को जन्म दे रहा है और ये जो है वॉर क्राइम्स में आता है। इससे पहले भी इजराइल कर चुका है। आप 1982 में साबरा और शतीला देखें, आप जनीन का वेस्ट बैंक में 2002 में देखें, आप जो है 2014 के गाजा में देखें, तो ये ओवरऑल वो बार बार करता रहा है, वॉर क्राइम्स करता रहा है, जेनोसाइड करता रहा है, लेकिन और ये एक्सेप्ट हुआ, इंडिपेंडेंट कमीशन बैठे, उन्होंने एक्सेप्ट किया इजराइल के ऊपर ये सारे इल्जामात लगे, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकली उसको रोकने के लिए, और शायद यही वजह है दी वे। बिल्कुल नवीद साहब, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। बहुत दफ़ा इजराइल ने ये सब किया, लेकिन ज़ाहिर है मुज़म्मती बयान से बढ़कर प्रैक्टिकली कुछ नहीं, और अभी भी वही कुछ हो रहा है। आमिर साहब, OIC ने भी मुज़म्मती बयान दे दिया। जो कुछ आपके सामने जिस कदर तबाही गज़ा में और हस्पताल को निशाना बनाया गया, यानी जुल्म की इंतहा, आपके ख्याल में ये मुज़म्मती बयान से आगे बात बढ़ेगी? कोई अमली इकदाम भी उठाएंगी? मुख्तलिफ बुनियादी हुकूक की तंजीमें भी कह रही हैं जी बहुत ज़्यादती हो रही है, लेकिन मुज़म्मती बयान है। और आपको लगता है कि अमेरिका की जो मदाखलत है ये इस जंग को किस नहज तक ले जाना चाहती है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि हमास का ओरिजिनल प्लान क्या था। अब वो मगवियों की वापसी की बात कर रहे हैं, फंसा दिया गजा में बेचारे मजलूम फ़लस्तीनियों को, बर्बरियत की इंतहा फ़लस्तीनियों पे हो रही है, और इर्द गिर्द सारे मुस्लिम ममालिक हैं, एक तरफ इसराइल है और कोई रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या रशिया ने कोई गेम प्लान किया कि यूक्रेन में हमें फंसाया है तो चले आपको इधर भुगताते हैं? मर कौन रहा है, शहीद कौन हो रहा है, और जो बर्बरियत इंसानियत की है, ये जो मगरिब अमेरिका जो तहजीब सिखाते हैं, ये सारे के सारे उसके खिलाफ जा रहे हैं। यानी अगर हमास ने कुछ किया है तो गजा की पट्टी में जो मैसूर फलस्तीनी है, एक्चुअली तो वो मैसूर हैं, वो खाने पीने की, मेडिकल अशिया, इंटरनेट, हर चीज के लिए इसराइल के मरूने मिन्नत है। और जो पड़ोस में मुस्लिम मुमलिकतें मौजूद हैं वो बॉर्डर नहीं खोलती कि ये फलस्तीनी उधर ना आ जाएं। और एक तरफ से 2000 फौजियों का इशारा मिलना, वो बेसिकली इसराइल को शय देना है, और मुसलमान ममालिक को जो पहले ही सिर्फ बयानात की हद तक खड़े हैं उनको बताना है कि फिर ये फौजें तुम्हारे खिलाफ आएंगी अगर हरकत की। ईरान भी नारे मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, नारे हमने सबके देखे हैं। फंसा, मैं आपको बहरहाल मेरी ये राय बन रही है कि ये हमास ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, वो फलस्तीनी बहुत मजबूर थे, क्योंकि अमरीकी इसराइली प्लान तो यही है ना कि हमास की इस गेम से अगर आप मिनिमम लफ्ज कहें कि फायदा उठा के और फलस्तीन की जो एक छोटी सी जगह मौजूद है उसको खत्म कर दिया जाए। बेसिकली तो कारपेट बमबारी हो रही है, जैसे कभी हम तोरा बोरा पे सुना करते थे, वहां जीते जागते इंसानों पे, अस्पतालों में, फिर कहते हैं उस जगह पे चले जाओ, जाते हैं वहां बमबारी करते हैं, कहते हैं नहीं वहां पे तो बरदी सुरंगें थी, यहाँ हॉस्पिटल में नहीं जी बम थे। मतलब एक कोई तावीलों की तावील है
वजह यह है कि मुस्लिम ममालिक बतौर OIC भी कोई ठोस मैसेज देने में नाकाम है। आज अगर सिर्फ बात इस हद तक रहेगी कि जी इसराइल की फिर मजम्मत, UN से अपील, तो कुछ नहीं होने का। हाँ, जो बातें हवा में आई कि जी कुवैत ने, इराक ने, सॉरी कतर ने कहा है कि हम आपकी गैस बंद कर देंगे, फलां कर देंगे, तो एक्चुअली बात ये है कि अमली तौर पे क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई मैसेज आप नहीं ना देने जा रहे तो बस हम सब जिस तरह लिप सर्विस कर रहे हैं, मजलूमियत का आखिरी लफ्ज ये होता है कि मैं और आप बैठ के यहाँ से मजम्मत कर दें और फलस्तीनियों के लिए दुआ कर दें, तो मुमलिकतों को तो ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे महमूदा कश्मीर में वो मैसेज जो है वो प्रैक्टिकली होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बहरहाल जी हद है, अब इस जंग को रुकना चाहिए, क्योंकि अगर सभी खामोश रहे, वो आलमी बरादरी है, वो मुस्लिम उम्मा है, तो ये तो इस बेहिसी की इंतहा इसको कहेंगे। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल होगा, अयाज साहब हैं, फैसल साहब हैं, इलियास साहब उनका टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है, और आखिर कब बात मैसेजेस से प्रैक्टिकली आगे जाएगी और इस जंग को रोकने की भी बाकायदा कोशिश होगी? देखिए, वो निवेश साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि अमेरिका इस वक्त डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनिशियल गलती भी अमेरिका की है, जिसने शह दे दी इसराइल को फ़ौरन कि राइट है तुम्हारा, जो मर्जी करो, हम बैरी बेड़ा भी भेज रहे हैं, मुकम्मल साथ खड़े हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी यही किया, बिल्कुल जाके साथ खड़े हो गए। और क्योंकि वो आपको पता है ना, एक यहूदी की मौत जो होती है वो कम से कम 100 लोगों की मौत होती है। वो इतने मुतबर्रक हैं इस दुनिया में यहूदी कि ज़रा सी कोई ट्वीट लोग कर रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। ये हालत हुई भी है इनकी। ये बिल्कुल, चूँकि अगर अमेरिका नहीं रोक पाएगा ये ग्राउंड ऑफेंसिव को, तो ये फिर चीज़ फैल जाएगी। पॉसिबल है रशिया भी इसमें आ जाए और वो मतलब समझे कि यूक्रेन में इन्होंने मेरे साथ जो की है, अब मेरे पास मौका है कि मैं, लेकिन इसमें होगा वही ना, इस प्रॉक्सी वॉर में ये जो वॉर हो रही होगी, ये तो प्रैक्टिकली हो रही होगी, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनियों का हो रहा होगा, अब भी हो रहा है। अब हमास को, मैं जो हमास ने किया, मैं इसलिए गलत नहीं समझता कि फ़लस्तीनी तो बेचारे पहले घिरे हुए हैं। वो जब चाहते हैं इसराइली उन्हें मार देते हैं, जब चाहते हैं पकड़ के ले जाते हैं। वो तो उनके, वो कौन सा ज़्यादा ना जिंदगी गुजार रहे थे। फिर इसराइल और बड़ी माइट बनता जा रहा था। वो अपना डिफेंस सिस्टम 2-3 मुल्कों से बात कर चुका था, उनको बेचने लगा था। वो एक्सपोज अगर ना करते तो जाहिर है इकोनॉमिकली इसराइल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। तो अब ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी अब अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस पे होगी, क्योंकि इस्लामिक ममालिक का तो आप छोड़ ही देना बेचारे, वो तो इतने जो गया ही नहीं, वो कहीं मजम्मत कर लें तो आप समझे कि ये बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जी फैसल साहब, इसमें जो वजह के लोग हैं ना, उनको बयान की नहीं, सामान की जरूरत है। इसराइल जो दरिंदगी और बर्बरियत के मुजाहरे कर रहा है, मुतकल दुश्मन है, जो कुछ कर रहा है, अल्लाह ताला उसके माँ के मासूम लोगों पे, गजा के लोगों पे रहम फरमाए। तो इतना बेरहम और शफाक भी कैसे हो सकता है? एक इंसानी जहन की सोचने से जो है वो काफिर है, जिससे अस्पताल में 500 बच्चों को मार दिया गया। लेकिन बात यह है कि जो उसके तराफ में, फलस्तीन के तराफ में मुस्लिम ममालिक लगते हैं, वो अगर उनकी मदद नहीं कर सकते, अस्करी मदद नहीं कर सकते, उनको अपना पनाह नहीं दे सकते, इस सब सूरत ये है कि अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लेना, पाकिस्तान में भी लातादाद तंजीमें ऐसी हैं जो वहाँ जो लादी सामान पहुँचाना चाहता है। लादी सामान में मसला नहीं है, गोला बारूद नहीं है, उनको दवाएं पहुँचाना चाहती है, इनको खाना पहुँचाना चाहती है, उन तक को भी नहीं दे रहा, उन तक को दे रहा, अपने मुल्क में भी रसाई नहीं दे रहे इस काम के लिए कि भाई आके तुम्हारा वहाँ चले जाने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम अपने मुल्क तक पहुँचा दो, जब ये सरहदें खुलेंगी उस पर हम सामान पहुँचा दो, इतनी भी इजाजत नहीं दे रहे। अगर ये इसराइल ने अपनी बेरहमी का मुजाहरा कर रहा है, जो फलस्तीन के खिलाफ के जो ममालिक है, जो मुस्लिम ममालिक है, उनके इस हमले को हम क्या नाम दें? अरे ये नहीं कि मासूम लोगों के, मासूम बच्चों को, बस आप वो वीडियो जो आ रही है वो एक आम इंसान उसको देख भी नहीं सकता, इतनी खतरनाक वीडियो है। एक मासूम बच्चा उसके बराबर में मासूम, वो जख्मी है जी, उसके बराबर में उसके माँ बाप की और उसके दीगर बहन भाइयों की लाशें पड़ेगी। बस आप तस्वीर करें कि हम सब, अगर ये कुछ हमारे साथ हो रहा होता तो हम पे क्या दिखेगी, जिस यही गुजरे हम और आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो मुसलमानों का दोस्त है या मुसलमान है या मुसलमानों का दुश्मन है, कोई भी हमने उनकी मदद करने को तैयार नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। इलियास साहब,
बातों से बात कब बढ़ेगी आगे लियाज साहब? देखिए जी, इस वक्त अमेरिका को चाहिए शायद देनी नहीं चाहिए थी पहले, और बजाय कि इस बात को बढ़ने से बचाए इसको कम करते, लेकिन शायद देने के बाद ये है कि अमेरिका ने अपना बैरी बेड़ा बेच के जो इतनी बेरहमी देखने में आ रही है कि जो जितने कर मुस्लिम ममालिक की जानब से तो जो मजम्मत की जा रही है, आज OIC के भी इजलास में वही कर देंगे। इनको चाहिए कोई ऐसा लाहे अमल तय करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और सीज़ फायर करवाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं जिनको जो बेघर कर दिए हैं उनको लोगों को हॉस्पिटल में भी चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा। रात भी इतना बड़ा हमला किया गया, और ये अब गज़ा की पट्टी तो बिल्कुल ऐसे है जैसे आग ही लगी हुई उधर, कोई घर नहीं, कोई बिल्डिंग्स, कोई स्कूल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। लेकिन ये देखने में ये इसराइली की बेरहमी जो है वो दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि कोई वो जब मर्जी करता था, लेकिन इस बार तो इंतहा कर दी है। और इसको तो दुनिया भर के अपने ममालिक जो हैं उनके, यानी कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके लोग अवाम भी ये इस बात पर चीख पड़ी है, दुनिया भर में चीख रहे हैं, लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि जी जो मर्जी करे। तो इस तरह तो फिर ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको तो मुस्लिम ममालिक की जानिब से तो अभी तक तो मजम्मत ही आ रही है और इस पर प्रेशर भी नहीं कोई क्रिएट कर सक रहे। तो ये जाहिर है जैसे बात की गई कि अभी ये मुस्लिम ममालिक की जानिब से कोई इकदाम किया जाए। लियाज साहब आपकी बात दुरुस्त, कोई अमली इकदाम नज़र आने चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ लग यही रहा है कि ये सिर्फ मजम्मती बयानात तक हैं, चाहे वो OIC है चाहे दीगर मुस्लिम उम्मा है, उससे बढ़कर आगे बात नहीं हो रही। लेकिन जो दूसरी तरफ हो रहा है वो जुल्म की इंतहा, ऐसी वीडियोज़ मासूम बच्चों को जिस तरह से